नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 राज्यों के दौरे के अंतिम दिन आज राजस्थान के पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की मारक क्षमता का प्रदर्शन देखेंगी। राष्ट्रपति जैसलमेर में महिला सहायता समूह की लाभार्थियों से संवाद करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम तेलंगाना के सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम के विशाल लॉन में एट होम का आयोजन किया। कई गणमान्य लोग हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज दूसरा दिन। कल शुरू हुई थी बैठक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, विभिन्न राज्यों के प्रभारी और राज्यों के संगठन महासचिवों सहित अन्य लोग शामिल हुए। भाजपा की 2 दिवसीय बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श जारी। बैठक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की भी हो रही है समीक्षा। भाजपा की बैठक में कल पहले दिन संगठनात्मक मुद्दों के साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। समिति में 16 सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति का नेतृत्व पी चिदम्बरम करेंगे। टीएस सिंहदेव को समिति का संयोजक बनाया गया है। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति में प्रियंका गांधी, सिद्धारमैया और शशि थरूर जैसे नेताओं को भी शामिल किया गया है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। आदित्य L1 का गंतव्य लैग्रेंजियन पॉइंट L1 है, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। आदित्य मिशन के L1 पर पहुंचने से अगले 5 साल तक सूर्य पर होने वाली गतिविधियों के बारे में मिल सकेगी जानकारी। फ्रांस ने 303 यात्रियों को लेकर निकारागुआ जा रहा एक चार्टर्ड विमान रोका। विमान में ज्यादातर भारतीय यात्री शामिल। फ्रांस ने पूछताछ के लिए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। विमान यात्रियों से भी कर रहा है पूछताछ। भारत सरकार ने कहा, फ्रांसीसी दूतावास की टीम मौके पर पहुंची। यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर आएंगे भारत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर आभार जताते हुए कहा, गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए साथ रहूंगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज गांधीनगर के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज भरूच में रसायन और पेट्रोकेमिकल के प्री वाइब्रेंट गुजरात समिट सेमिनार में होंगे शामिल। कर्नाटक में सूखे की स्थिति पर केंद्र सरकार गंभीर। गृह मंत्री अमित शाह आज उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में सूखा राहत पर फैसला लेने के लिए हो सकती है संभावना। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने थाईलैंड के हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में स्पेनिश नौसेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल कार्लोस मार्टिज मेरोलो से द्विपक्षीय मुलाकात की। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने इतालवी नौसेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ VDM यूसेप भरूटी बरगोटो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग पर हुई चर्चा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र होगा। कल अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक अगले 25 वर्षों में चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके निवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। कर्नाटक में कोविड-19 के नए वेरिएंट के 78 नए मामले दर्ज, 1 की मौत। कर्नाटक सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए बनाई समिति। तेलंगाना में कल 2 शिशुओं समेत 9 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। राज्य में कुल मामले 27 हुए।
देश में कोविड और फ्लू के मामलों में वृद्धि के बीच डॉक्टरों ने कहा, घबराएं नहीं, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार में कोरोना के तेज प्रसार के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की उच्च स्तरीय बैठक, आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना को लेकर सतर्क, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी कलेक्टरों से बात कर रोकथाम के लिए दिए कड़े निर्देश। कोरोना की स्थिति पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है, रोकथाम के दिए निर्देश। राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य स्तरीय टीम का गठन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम और जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के चांदली गांव में एक वन क्षेत्र में पाए गए मोर्टार के विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया है, पुलिस ने दी जानकारी। दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले की जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का और समय दिया है। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत ने जमानत देने से इनकार किया। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के आरोपी ललित झा की हिरासत 5 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी है। नागपुर की एक अदालत ने कल वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सुनील केदार और 5 अन्य को लगभग 150 करोड़ रुपए के नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाले में दोषी ठहराते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में लगातार बढ़ती आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए आतंकरोधी अभियान जारी, राजौरी और पुंछ में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद। पुंछ आतंकी हमले की एनआईए ने जांच शुरू की, प्रारंभिक जांच में आतंकियों द्वारा M4 राइफल के उपयोग की बात आई सामने। दिल्ली और उसके आसपास बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब चरण 3 लागू कर दिया गया है। छोटे बच्चों को प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए ऑनलाइन क्लास होगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड का कहर जारी, आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ज्यादा ठंड राजस्थान में पड़ रही है। राजस्थान के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के पास दर्ज किया गया। बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। पूर्वा हवा के कारण पटना सहित 28 राज्यों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने से ठंड में कमी आई है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ा दी है। पूरे उत्तर भारत पर हो रही कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान कई उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से 4 जिलों में 31 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ के कारण लोगों का आम जनजीवन प्रभावित। दिल्ली की अदालत में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की याचिका के जवाब में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा है कि वह अनदेखे सबूत सामने लाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट आज से लेकर 2 जनवरी 2024 तक शीतकालीन छुट्टियों के दौरान जरूरी मामले की सुनवाई करेगा। और यहां ले रहे एक छोटा सा ब्रेक। एक्सप्रेस 100 में लगातार फटाफट खबरों का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद भी। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। करते हैं कारोबार जगत की खबरों की। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 20 महीने के उच्चतम स्तर 615.97 अरब डॉलर पर पहुंचा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत
एसएचजी के उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर सचिव चरणजीत सिंह ने कहा है कि इस गठजोड़ में एसएचजी ई कॉमर्स मंच पर विक्रेता के तौर पर शामिल हो सकेंगे और बड़े ग्राहक आधार तक अपने उत्पादों को पहुंचा सकेंगे। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी नए साल में अपने बेड़े में 200 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ सकता है। इससे उसके बेड़े में बसों की कुल संख्या 1500 हो जाएगी। दिल्ली परिवहन निगम वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में 1300 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करता है। इनमें से 500 को इस महीने की शुरुआत में हरी झंडी दिखाई गई है। देश में अगले साल मार्च तक 200 विमानों को परिचालन से बाहर करने की आशंका से हवाई यात्री यातायात पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयरेज की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। केयरेज रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में हवाई यात्री यातायात लगभग 37.5 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो महामारी के पहले के स्तर का 1.09 गुना है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए देश की लगभग 88 गीगावाट अतिरिक्त तापीय क्षमता स्थापित किए जाने की संभावना है। बिजली मंत्री ने कहा है कि भारत में बिजली की अधिकतम मांग वर्ष 2030 से 2031 तक 3,50,670 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है और सरकार बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने जेट एयरवेज के सफल बोलीदाता जालान पॉलरॉक गठजोड़ की एक याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें जेट एयरवेज के 3 विमानों की बिक्री पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। इसके बाद उत्तराखंड और कश्मीर का स्थान है। क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ में 19 से 21 दिसंबर तक 3 दिवसीय बोली अवधि के दौरान 51.85 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन के साथ निवेशकों की मजबूत भागीदारी देखी गई। बीएसई और एनएससी ने टाटा मोटर्स के ए ऑर्डिनरी शेयरों डीवीआर यानी कि डिफरेंशियल वेटिंग राइट्स को रद्द करने और ऑर्डिनरी शेयर को अलॉटमेंट करने को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी टाटा मोटर्स ने दी है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन सुदर्शन जैन ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारतीय दवा उद्योग ने पिछले 5 सालों में निर्यात में सालाना आधार पर 8% की वृद्धि से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने कहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान भारत और नेपाल एक दीर्घकालिक बिजली समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा पट्टी में मानवीय सहायता को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें गजा पट्टी में मानवीय सहायता की तत्काल और निर्बाध डिलीवरी और इजराइल हमास के बीच संघर्ष को तत्काल खत्म करने का आह्वान किया गया है। यूएई की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद में मतदान हुआ, जिसमें यूएनएससी के कुल 15 सदस्य देशों में से 13 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका और रूस ने मतदान से खुद को अलग रखा। यूएई के प्रस्ताव में मांग की गई है कि संघर्ष में शामिल पक्ष पूरे गजा पट्टी में फिलिस्तीन नागरिकों तक सीधे मानवीय सहायता की तत्काल, सुरक्षित और निर्बाध डिलीवरी की अनुमति दें और इसके लिए सुविधा प्रदान करें। प्रस्ताव में इजराइल हमास के बीच संघर्ष की स्थायी समाप्ति के लिए माहौल तैयार करने का भी आह्वान किया गया है। प्रस्ताव में गजा पट्टी के लिए सभी उपलब्ध मार्गों के उपयोग की अनुमति देने और सुविधा प्रदान करने की मांग की गई है। गजा पट्टी पर इजराइल के हमले जारी हैं। इस बीच इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने शुक्रवार को 7 अक्टूबर को हुए हमास हमले पर प्रतिक्रिया दी। इजराइल के दूत गिलाद एर्दान ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र का केवल गजा को सहायता तंत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इजराइल पहले से ही आवश्यक पैमाने पर सहायता वितरण की अनुमति दे रहा है। गिलाद एर्दान ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को बंधकों के मानवीय संकट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। दूत एर्दान ने प्रस्ताव पर बातचीत के दौरान इजराइल के मजबूत समर्थन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को भी धन्यवाद दिया। इंडोनेशिया में मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण अब तक 23 पर्वतारोहियों की मौत हो चुकी है। मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद आसपास के शहरों में काफी धुआं फैल गया है। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए
मिनांग काबाओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 8 फरवरी के आम चुनाव के लिए पंजाब प्रांत स्थित अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र मियांवाली में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव 7 समुद्र पार अमेरिका के मंदिरों में भी मनाया जाएगा और एक सप्ताह तक उत्सव मनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। हिंदू मंदिर एम्पावरमेंट काउंसिल HMEC के तेजुल शाह ने कहा है कि यह हमारा सौभाग्य और आशीर्वाद है कि हम इस घटना का हिस्सा हैं और हमारे सपनों का मंदिर सदियों के इंतजार और संघर्ष के बाद साकार हो रहा है। श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त संतोष झा ने प्रभार संभाल लिया है और साथ ही राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे को अपना परिचय पत्र सौंपा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। तीसरे दिन आज टीम इंडिया की नजर जीत पे रहेगी। इससे पहले दूसरे दिन 7 विकेट पर 376 रन बनाकर भारत ने 157 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। मैच के दूसरे दिन भारत की तरफ से स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, जेमिमा रॉड्रिगुएज और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतकीय पारियां खेली। दीप्ति शर्मा 70 रन बनाकर नाबाद है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पारिवारिक कारणों के चलते भारत लौट आए हैं। कोहली के पहले टेस्ट से पहले टीम के साथ जुड़ने की उम्मीद है। टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका। सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ चोट के चलते 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। भारत के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज होगी। उनके करियर की आखिरी सीरीज होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का शुभंकर लॉन्च हो गया है। तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि देश में खेलों को लेकर न केवल माहौल में बदलाव आया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर प्रतियोगिता में देश का एक अलग अक्स देखने को मिला है। शीर्ष वर्गीय हरमीत देसाई की 85वीं UTT सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। फाइनल में हरमीत ने दूसरी वरीयता प्राप्त जी साथियान को 4-3 से हराकर अपना दूसरा खिताब हासिल किया। ध्रुव सितवाला ने पहला सीनियर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने सौरभ कोठारी को 5-3 से हराकर उलटफेर किया। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने फीफा क्लब विश्व कप खिताब जीत लिया है। फाइनल में मेन सिटी में ब्राजील के फ्लूमेंस को 4-0 से हराने में सफलता पाई गई है। मेन सिटी की तरफ से अल्वारेज ने 2 गोल किए। ये पहला मौका है जब मैन सिटी ने फीफा क्लब विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। वहीं इसी साल 2023 में सिटी की ये 5वीं खिताबी जीत है। उरुग्वे के स्टार स्ट्राइकर लुइस सुआरेज 2024 में मेजर लीग सॉकर क्लब इंटर मियामी से खेलते दिखाई देंगे। उन्होंने क्लब के साथ फ्री एजेंट के रूप में करार किया है। प्रीमियर लीग में एस्टन विला ने शीर्ष पर पहुंचने का मौका गंवा दिया है। शुक्रवार को देर रात खेले हुए मुकाबले में एस्टन विला को शेफील्ड यूनाइटेड के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। हालांकि टीम लीग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। EPL में आज एक महत्वपूर्ण मुकाबले में शीर्ष पर चल रही आर्सेनल का सामना तीसरे स्थान पर मौजूद लिवरपूल से होगा। आर्सेन की कोशिश इस मैच को जीतकर शीर्ष पर बने रहने की होगी। तुर्की लीग में हाल ही में रेफरी पर हमले की आलोचना हर ओर हो रही है। इस कड़ी में अब फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि रेफरियों और मैच अधिकारियों के प्रति सम्मान का रवैया होना चाहिए, न कि आक्रामकता का। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण का दौरा किया और प्रशिक्षकों और सहयोगी स्टाफ, कोचों और अन्य लोगों से बातचीत की। और अब फिल्म जगत से जुड़ी खबरें। शाहरुख खान की फिल्म डंकी की दूसरे दिन कमाई गिरी। पहले दिन 30 करोड़ के कलेक्शन के बाद कल 20 करोड़ रुपए से भी कम रहा कलेक्शन। सालार ने पहले ही दिन रचा इतिहास। पहले दिन 95 करोड़ की ओपनिंग कर साल की सबसे बड़ी ओपनर। पठान, जवान, एनिमल सबका तोड़ा रिकॉर्ड। एक्टर और सिंगर गुरु रंधावा और
CAM मांजरेकर ने अपनी फिल्म कुछ खट्टा हो जाए की शूटिंग पूरी कर ली है। एक्टर ने फिल्म के अपने पहले गाने बोतलें खोलो की शूटिंग की है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने अपकमिंग 96वें ऑस्कर सेरेमनी के लिए 10 कैटेगरीज में शॉर्टलिस्ट की घोषणा की है, जहां मार्गरेट रॉबी स्टारर बॉर्बी को सबसे ज्यादा मंजूरी मिली। टोविनो थॉमस स्टारर सर्वाइवल ड्रामा मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज द हीरो ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई है। यह बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में भारत की ऑफिशियल एंट्री थी। रानी मुखर्जी फिल्म मर्दानी में काम करती नजर आ सकती है। मर्दानी की सफलता के बाद साल 2019 में मर्दानी 2 बनाई गई। चर्चा है कि अब मर्दानी 3 बनाई जा रही है, जिसमें रानी मुखर्जी नए अंदाज में नजर आएंगी। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।